Hello my little lemurs. Today in this lecture we are going to cover class 8th science chapter 1. As you all know, क्लासरूम में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग एंड आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट कवर करेंगे दैट इज़ आफ्टर द टॉपिक ऑफ इरिगेशन. So today we will discuss irrigation and weeds, how weeds are removed. Second part will be storage of the crops, and we will also learn about harvesting and many other things we will study in very interesting way. So आप लोग को क्लास में जो प्रीवियसली पढ़ाया गया है उसकी नॉलेज होना कंपलसरी है इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए. प्लस आप लेक्चर जब अटेंड करना तो अपनी कॉपी और बुक साथ में रखना, ओके. एंड इफ़ यू विल पुट योर कॉपी एंड बुक अलॉन्ग साइड यू देन इट विल benefit more, the lecture will benefit more. And while I will be teaching, some points I will mention that will be extra from the books, or what I can say is some facts which are important for your understanding. So you have to note it down with the pencil in your book itself. So starting with the first topic, which is irrigation. So आप सबको मालूम है irrigation क्या होता है. Like we need food, we humans need food to survive. उसी तरह से प्लांट्स को चाहिए रहता है पानी. प्लांट्स को अगर वाटर नहीं मिलेगा, इफ़ यू विल नॉट इरीगेट दैम देन दे विल अल्टीमेटली डाई एंड नॉट ग्रो टू द वे दे विल विद वाटर. सो प्लांट्स नीड वाटर सिंपली. हम लोग जानते हैं प्लांट वाटर किसके थ्रू लेते हैं, थ्रू रूट्स. प्लांट टेक वाटर थ्रू रूट्स. सो रूट्स आर दी ऑर्गन ऑफ प्लांट विच हेल्प इट टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. रूट सॉइल से वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक. आप लोग को ये स्मॉलर क्लासेस में भी पढ़ाया जा चुका है. तो अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में इफ़ यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ इरिगेशन देन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड. सो ये आप लोग मेंशन कर लेना, ये 2 बार प्लांट्स हो गया. सो मेंशन इट जस्ट वंस. ओके, सो आप लोग ये सोचोगे लाइक इरिगेशन ज़रूरी क्यों है. एक तो आपने बता दिया लाइक फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट इरिगेशन इंपॉर्टेंट है. बट जो सॉइल होती है अगर हम लोग उसको इरिगेट नहीं करेंगे रेगुलरली तो सॉइल काफ़ी हार्ड हो जाती है और उतनी हार्ड सॉइल पे क्रॉप्स का ग्रो होना पॉसिबल नहीं होता है. तो जब हम लोग इरिगेट करते हैं सॉइल को तो उसका एक पर्पज़ ये भी होता है कि सॉइल क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए. और सॉइल जब सॉफ्ट हो जाती है तो जो प्लांट का नर्चरिंग होगा, जो होता है प्लांट ग्रो करता है. जैसे इफ़ वी मतलब हम लोग सीडिंग करते हैं तो सीडिंग ज़मीन के नीचे थोड़ा किया जाता है, मिट्टी के नीचे. तो अगर मिट्टी काफ़ी टाइट होगी, सॉइल काफ़ी टाइट होगा या फिर हार्ड होगा तो उसको अप होने में, जो प्लांट होता है जर्मिनेट होने में उसको प्रॉब्लम होगी. और जब सॉइल सॉफ्ट होता है तो जर्मिनेशन ईजी होता है, प्लस ऑक्सीजन का भी आउटफ्लो ईजी हो जाता है सॉइल में. प्लस जैसे एक पॉइंट और इसमें दिखा है कि जर्मिनेशन मतलब अगर आपको नया मालूम है तो मैं बता दूँ. लाइक अगर हम लोग सिंपल देखें, प्लांट का हमने एक सीड लगाया. सीड जब हम लोग प्लांट करते हैं इन द सॉइल तो कुछ दिनों बाद इसमें से एक हल्की सी सैपलिंग निकलती है. इस सैपलिंग के निकलने को ही कहते हैं जर्मिनेशन. एक हल्की सी सैपलिंग सीड्स में से निकलती है जो धीरे धीरे करके मतलब सॉइल को ब्रेक करते हुए ऊपर की साइड जाती है अपराइट डायरेक्शन में. तो उसी को जर्मिनेशन कहा जाता है. तो अगर हम लोग जर्मिनेशन का फेज़ देखेंगे तो उस जर्मिनेशन के फेज़ में मॉइस्चर को हम लोग कह सकते हैं, थोड़ा सा पानी होना प्रेजेंट होना सॉइल में, उसको मॉइस्चर कहा जाता है. तो मॉइस्चर का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो वो जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा ही नहीं. और सेकेंड थिंग, आप सबको मालूम है प्लांट्स सॉइल से 2 चीज़ें लेता है. एक होता है वाटर जो कि हमने पढ़ ही लिया रूट के द्वारा, प्लस प्लांट रूट के थ्रू सॉइल से न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करता है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. जिसमें से आपने एक नाइट्रोजन का नाम पढ़ा होगा, नाइट्रोजन जिसके लिए राइजोबियम का नाम पड़ा था. राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेता है और ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे प्लांट्स को एब्जॉर्ब कर सके. तो ऐसे करके कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए नेसेसरी होते हैं और वो सॉइल से लेता है. अगर वाटर नहीं होगा तो सॉइल काफ़ी हार्ड हो जाएगी और जो ये न्यूट्रिएंट थे वो मिट्टी में मतलब एक तरह से घुलेंगे नहीं, जिससे प्लांट्स को लेने में प्रॉब्लम आएगी. और जब प्लांट मतलब जो सॉइल होती है वो जब एकदम अच्छे से इरिगेट किया जाता है उसको, अगर वेल इरिगेटेड सॉइल होती है तो उसी इरिगेटेड वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के वो मिक्स हो जाते हैं. और जब प्लांट वाटर को लेता है अपने रूट के थ्रू तो वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी रूट एब्जॉर्ब कर लेता है. इस तरह से न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें वाटर ज़रूरी है, सॉइल को वाटर करना, इरिगेट करना. नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, कुछ प्लांट्स होते हैं जो ज़्यादा वाटर इंटेंसिव होते हैं. वाटर इंटेंसिव मतलब ज़्यादा वाटर उनको रिक्वायरमेंट हाई है वाटर की. और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम है. अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो सबसे ज़्यादा वाटर अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिसको चाहिए होता है वो होता है पैडी. आप लोग जानते हो राइस क्रॉप को ही पैडी कहते हैं. और राइस का क्रॉप जब भी लगाया जाता है यू विल ऑब्जर्व दैट
सॉइल को कम्प्लीटली फिलअप कर दिया जाता है विद द वाटर, एंड इट इज़ सेड दैट इफ़ वी विल नॉट डू दैट देन पैडी विल नॉट ग्रो कम्प्लीटली। और अगर वीट की बात करें, वीट आप सब लोग देखते होंगे खेतों में लगा हुआ, उसमें उतना पानी नहीं चाहिए होता है जितना चावल या फिर राइस को चाहिए होता है। चना में भी लेस वाटर चाहिए होता है, कॉटन में भी लेस वाटर चाहिए होता है। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें वाटर की नीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो दो तरह के सॉइल्स के बारे में बात हो रहा है, एक है सैंडी सॉइल, एक है क्लेई सॉइल। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं समझाता हूँ। आप सब लोग डेजर्ट गए होंगे, डेजर्ट की जो मिट्टी होती है वो एकदम सैंडी होती है। अगर मैं उस मिट्टी में वाटर को पोर करता हूँ तो लाइक वो सैंड है, सैंड में के बीच पे कई सारे गैप्स होंगे, जिस गैप रास्ते जो वाटर होगा नीचे परकुलेट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब नीचे परकुलेट हो जाएगा। और क्या होता है, एक मिनट, ये गलत लिखा के आया, जस्ट ए मिनट। सैंडी सॉइल का डेफिनेशन लिखा गया क्लेई सॉइल में, एंड क्लेई सॉइल का सैंडी सॉइल में। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट। सो जो सैंडी सॉइल होता है उसमें वाटर बहुत जल्दी परकुलेट कर जाता है। परकुलेट मतलब होता है नीचे जाना। जैसे एक तरह से हम समझें तो अगर हम उसको ऊपर की तरफ पानी गिराएंगे तो वो नीचे 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 जाता जाएगा। सैंडी सॉइल में ऐसा होता है। और अगली जो ये क्लेई सॉइल होती है, क्लेई सॉइल ऐसी होती है अगर हम उस पर वाटर को रखें तो वो जल्दी नीचे जाता नहीं है, वो रिटेन करता है, वाटर को होल्ड करता है। तो क्लेई सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करके रखता है। और जो सैंडी सॉइल है वो होल्ड नहीं कर पाता, क्लेई सॉइल होल्ड कर लेता है। यही दोनों में डिफरेंस है। तो मतलब अगर हम लोग सैंडी सॉइल में किसी भी क्रॉप को प्लांट करेंगे तो उसको वाटर की नीड ज़्यादा होगी, उसको हम लोग को मोर फ्रीक्वेंटली इरिगेट करना पड़ेगा। मीन्स जो इरिगेशन के बीच का टाइम होता है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। और जो क्लेई सॉइल अगर मैं उसको आज इरिगेट कर दिया तो अगला इरिगेशन जब करूँगा तो उसमें टाइम जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो वाटर को पकड़ के रखता है, रिटेन करके रखता है, नीचे नहीं बहने देता, परकोलेट होने नहीं देता। नेक्स्ट चीज़, ये तो काफ़ी बेसिक है, लाइक इरिगेशन हायर इन समर। ये नॉर्मल सी बात है, समर में हीट ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो वाटर हम लोग फील्ड्स में इरिगेट करते हैं वो इवेपोरेट भी जल्दी होता है। तो हम लोग को समर के सीज़न में ज़्यादा वाटर देना पड़ता है, इरिगेशन ज़्यादा बार करनी पड़ती है। वही विंटर सीज़न में उतनी तेज़ी से वाटर इवेपोरेट नहीं होगा क्योंकि सनलाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम लोग आगे बात करें इरिगेशन के सोर्सेज पे, सोर्सेज मतलब होता है कहाँ से इरिगेशन हम लोग कर सकते हैं, लाइक कौन से सोर्सेज से हम लोग वाटर को मतलब लेते हैं और फिर इरिगेट करते हैं। तो मेनली रिवर्स होते हैं सोर्सेज, कैनाल्स होते हैं। अभी मैं आपको कैनाल शो करता हूँ। इस तरह से जो कैनाल्स होते थे अर्ली टाइम्स में भी, आज के समय में भी इस तरह के कई सारे कैनाल्स बनाए जाते थे। जस्ट इमेजिन एक रिवर फ्लो हो रही है यहाँ से, दिस इज़ अ रिवर फ्लो, और यहाँ पे एक फील्ड है जिस पे क्रॉप्स लगाए गए हैं। अगर इस फील्ड को, और यहाँ पे ऐसे करके कई सारे फील्ड है, लाइन से फील्ड है, ऐसे लाइन से फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स को अगर हम लोग को वाटर देना है तो इसके लिए क्या किया जाता था, यहाँ से पानी लाना तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसी रिवर में से एक कैनाल निकाल दी जाती थी, पतली सी कैनाल, और इस कैनाल को फील्ड्स के बीच मतलब के साइड से रन किया जाता था। और फिर जब भी फील्ड्स को इरिगेट करना होता था तो इन्हीं कैनाल से वाटर लेके इरिगेशन फ्लुएंटली हो जाता था। तो यही तरीका है फील्ड मतलब कैनाल्स का। तो पहले के टाइम पे बहुत यूज़ होता था और आज भी यूज़ होता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। राजस्थान आप लोग जानते होंगे जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी है, वाटर कम पाया जाता है, थोड़ी सी वहाँ कमी है। तो राजस्थान में एक बहुत फेमस कैनाल है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। इस कैनाल के थ्रू राजस्थान के जो प्लांट्स होते हैं उनको इरिगेट किया जाता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैनाल है एक। आगे बढ़ते हैं अपन। तो कैनाल्स हो गया। वेल्स मतलब तो आप लोग जानते हो कुएँ, ट्यूब वेल्स भी आप जानते हो, डैम्स जानते हो, डैम्स मतलब वाटर को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। पॉन्ड्स जानते हो, छोटे छोटे तालाब, लेक्स हो गए, इन सब से वाटर को यूज़ किया जाता है इरिगेट करने के लिए। अब मैं आपको दो एक बहुत इंपॉर्टेंट और मॉडर्न तरीके बताऊंगा इरिगेट करने के, लाइक 2 मॉडर्न वेज टू इरिगेट फील्ड इन अ बेटर वे। The first one is sprinkler system and the other one is drip irrigation. Let me show the pictures of both, then you will understand it more easily. Just see this picture. In this picture you will see कि कुछ पाइप्स हैं,
उस पाइप्स के टॉप पे एक तरह का मीन्स राउंडिंग चीज़ लगाया गया जो गोल 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 घूमता है, इन सर्किल कंप्लीट करता है अपना, और उसमें से पानी निकलता है एक प्रेशर से, मतलब हाई फ्लो ऑफ प्रेशर से निकलता है। इस तरह फील्ड में कई सारे पाइपलाइंस लगाए जाते हैं, और ये जो पाइपलाइंस होते हैं ये गोल गोल घूम के चारों तरफ फील्ड में वाटर को पहुंचा देते हैं। तो इस तरह की इरिगेशन सिस्टम को क्या कहा जाता है? स्प्रिंकलर इरिगेशन। इट इज़ स्प्रिंकलर इरिगेशन। और एक इरिगेशन होता है जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न है और बहुत पानी बचाता है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो होता है ड्रिप इरिगेशन। मैं अभी समझाता हूँ ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे पाइपलाइंस बिछी हुई हैं। ये जो पाइपलाइंस हैं, एक मिनट, इस पाइपलाइंस पतली पतली पाइप्स फील्ड के चारों तरफ से मतलब बिछा दी जाती हैं, और इन पाइप्स में एक रेगुलर इंटरवल, रेगुलर मतलब एक समझो 2 सेंटीमीटर गैप, 3 सेंटीमीटर गैप, एक गैप ले लिया जाता है, उस गैप पे छोटे छोटे छेद किए जाते हैं। और जब अब इस पाइप्स में से वाटर फ्लो होता है तो उस जो छोटे छोटे होल्स थे, जो छोटे छोटे होल्स हमने बनाए थे, इन होल्स में से जो पानी होता है वो प्लांट्स के रूट्स के पास जाता है। जैसे नॉर्मली जब हम लोग प्लांट्स को वाटर करते हैं तो हम लोग उसके लीव्स पे पानी गिराते हैं, उसकी स्टेम्स पे वाटर गिराते हैं। असली में पानी ना ही लीव्स एब्जॉर्ब करती है ना ही स्टेम्स एब्जॉर्ब करती है, पानी तो रूट एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली वाटर रूट को देंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और ड्रिप इरिगेशन यही काम करता है। वो डायरेक्टली जो वाटर होता है प्लांट के रूट तक पहुंचाता है। वो जो लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए, वहाँ पे वाटर को वेस्ट नहीं होने देता, वो डायरेक्टली आपको रूट जो है आपका वहाँ पे वाटर ले जाके ड्रॉप कर देगा, और फिर वो वाटर धीरे धीरे पर्कुलेट होकर रूट के पास पहुंच जाएगा। और इससे पानी की वेस्टेज भी बहुत कम होती है, क्योंकि जो पानी है वो ड्रॉप बाई ड्रॉप एक एक बूंद करके जाता है, जिससे प्लांट को जितना पानी चाहिए वो मिल भी जा रहा है, प्लस पानी की वेस्टेज भी कम हो रही है। तो इसको मेनली वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पानी की बहुत कमी है। और आजकल कहा जाता है कि वी शुड यूज़ इट एवरीवेयर, मीन्स जिस फील्ड में भी ये पॉसिबल है करना इसका सिस्टम, एक बार बस आपको बनाना है, उसके बाद इरिगेशन की कॉस्टिंग कम हो जाएगी, क्योंकि इरिगेशन में भी काफ़ी पैसा लगता है। कई बार जो फार्मर्स होते हैं वो पाइपलाइंस बिछवाते हैं, ट्यूबवेल्स बनवाते हैं, इतने सारे खर्चे करने की जगह एक बार ये खर्चा कराया ड्रिप इरिगेशन का, पानी भी कम यूज़ होगा और एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है। तो ये काफ़ी एफिशिएंट तरीका है इरिगेट करने का। ओके देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वी हैव कवर्ड इरिगेशन हेयर। अब हम लोग आते हैं वीडिंग पे। एज यू नो वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट, यू ऑल नो वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट। जब भी कोई क्रॉप्स लगाते हैं तो मान लीजिए हमने वीट लगाया, तो ज़रूरी नहीं है मिट्टी में वीट या सॉइल में सिर्फ वीट ही आए, कभी कभी वीट तो आते ही, हमने वीट्स को प्लांट कर दिया, बाकी अनवांटेड प्लांट्स भी आ जाते हैं जिनको हटाना ज़रूरी होता है, उन्हीं प्लांट्स को कहा जाता है वीड्स। और वीड्स को जब हम लोग रिमूव करते हैं, हटाते हैं, उस प्रोसेस का नाम दे दिया गया वीडिंग। ओके, बट आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे या फिर आप लोग सोच रहे होगे कि भाई ज़रूरी ही क्यों है वीड्स को हटाना? अगर वीड्स रहेंगे भी तो क्या ही कर लेंगे, हमने वीट लगाया था, वीट लगा ही है, साथ में मान लीजिए हमने राइस लगाया था, तो राइस तो भैया है ही है, तो क्या ज़रूरी है वीड्स को हमें रिमूव करने का? तो वीड्स को रिमूव करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब भी वीड्स रहते हैं प्लांट के साथ, क्रॉप के साथ, तो जो हम लोग क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइज़र डालते हैं, जो हम लोग क्रॉप्स के लिए वाटर इरिगेट करते हैं, ये सारा चीज़ वो भी कंज्यूम कर लेता है। जस्ट इमेजिन यहाँ पे एक प्लांट है, उसकी रूट्स हैं, और यहाँ पे भी एक प्लांट है उसकी रूट्स हैं। जस्ट इमेजिन इट इज़ अ ट्री। अगर पास पास 2 रूट्स रहेंगे तो यहाँ पे अगर हमने इतना फर्टिलाइज़र कुछ डाला हुआ था या मैन्योर, तो यही मैन्योर ये भी कंज्यूम करेगा, यही मैन्योर ये भी कंज्यूम करेगा। हमने वाटर डाला तो वाटर ये भी कंज्यूम करेगा, ये भी कंज्यूम करेगा और ये भी कंज्यूम करेगा। तो जो हम लोग रिसोर्सेज दिए इनको, रिसोर्सेज क्या है? फर्टिलाइज़र, वाटर, स्पेस, ये दोनों कंज्यूम कर ले रहे हैं। तो ना इसको अच्छे से मिल रहा है ना इसको अच्छे से मिल रहा है। इसीलिए क्या किया जाता है कि वीड्स को हटा दिया जाता है, जिससे ये प्लांट बेचारा अकेला बचा, बेचारा क्या, तो ये खुश है। अब इसको जितना भी हमने फर्टिलाइज़र दिया ये खुद एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को भी अपने एब्जॉर्ब करेगा, सारी चीज़ें अपने अच्छे से कर लेगा। इसीलिए कहा जाता है जब हम लोग प्लांटिंग करते हैं तो 2 क्रॉप्स के बीच में एक प्रॉपर गैप देना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह अगर हम लोग गैप्स नहीं देंगे, अगर मान लो हमने 2 राइस के प्लांट बगल बगल लगा दिए, तो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? कम्पीट करेंगे फूड के लिए। कम्पीट मीन्स कॉम्पिटिशन, कि कौन ले पाएगा, और ये कम्पीट करते हैं, इस चक्कर में ना किसी का फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए क्या किया जाता है? एक प्रॉपर गैप, कि एक गैप हो जिससे दोनों अपना अपना वाटर, फर्टिलाइज़र आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, ये कुछ वीड्स के नाम है, लाइक कौन से वीड्स कॉमन वीड्स हैं जो राइस हो गया या फिर वीट हो गया, इसके जो फील्ड्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो एक बहुत फेमस वीड है जिसका नाम है वाइल्ड ओट, जिसको हिंदी में जवी भी बुलाया जाता है। अगर आप लोग नाम नहीं सुने तो मम्मी पापा से पूछना, वो बताएंगे। सेकेंड टाइप का होता है ग्रास तो सबने देखा होगा, ग्रास मतलब हिंदी में घास। तो जो ग्रासेस होती हैं वो कई बार मतलब ग्रो हो जाती हैं तो उसको हटाना पड़ता है।
एक और तरह का वीड है जिसका साइंटिफिक नाम है एमेरेंथस। थोड़ा टफ है, आप लोग प्रोनाउंसिएशन एक बार 10 सेकेंड पीछे करके फिर सुन लेना। मैं रिपीट भी कर दे रहा हूँ, एमेरेंथस, जिसको हम लोग हिंदी में चौलई बुलाते हैं, चौलई। ओके। और थर्ड फोर्थ एक तरह का वीड होता है जिसको कहते हैं कीनोपोडियम, कीनोपोडियम, जिसको हिंदी में बथुआ बुलाया जाता है। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा बथुआ का। और सम वीड्स आर पॉइजनस, मीन्स जो कुछ वीड्स होते हैं उनमें पॉइजन भी होता है। मीन्स अगर हम उन्हें कंज्यूम करेंगे तो वो जहर का भी काम कर सकते हैं, उनमें जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं। ओके। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट विच इज़ बेस्ट टाइम टू रिमूव वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो अगर वो फ्लावर्स या फिर सीड्स प्रोड्यूस कर देंगे तो नुकसान ये होता है, जस्ट इमेजिन एक वीड था, उसने सीड प्रोड्यूस कर लिया, तो वही सीड वो सॉइल में दोबारा से मतलब क्या कह सकते हैं क्रॉप प्लांट कर देगा और उस सीड से एक नया वीड पैदा हो जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, हमने एक वीड हटाया, कुछ टाइम बाद दूसरा वीड आ गया। तो बेस्ट टाइम होता है जब वो तुरंत ग्रो कर रहे हैं, अपना फ्लावर या फिर सीड नहीं बनाए हैं, उसी टाइम पर उनको रिमूव कर दिया जाए, जिससे वो जो फर्दर ग्रोथ कर रहे थे, जो आगे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे थे, वो ना हो पाए। ओके। सो एक टूल है जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, घर पे भी यूज़ होता होगा, जिसको हिंदी में हम लोग खुरपी बुलाते हैं या फिर खुरपा बुलाते हैं, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉवेल। इसी टूल का इस्तेमाल करके नॉर्मली फार्मर्स जो होते हैं वीड को इसी टूल का इस्तेमाल करके हटाते हैं। ये टूल लेते हैं, इससे वीड्स को रिमूव कर दिया जाता है। बट आजकल मॉडर्न फार्मिंग में कई सारे केमिकल्स आ गए हैं और यही केमिकल्स जब हम लोग प्लांट्स में मतलब प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करते हैं तो प्लांट्स के आसपास जो वीड्स होते हैं वो तुरंत मतलब डेड हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, और इस चक्कर में इस तरीके से हम लोग उनको रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह के केमिकल्स जो कि वीड्स को हटाने में काम आते हैं उनका नाम है वीडीसाइड, वीडीसाइड्स। ओके। तो यही यहाँ दिया हुआ था, वीडीसाइड केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स डोंट डिस्ट्रॉय द मेन क्रॉप। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे भैया अगर हम लोग इसको प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये भी तो हो सकता है कि वीड्स के साथ साथ ये प्लांट को भी कोई हार्म पहुंचा दे। बट द फैक्ट इज दिस वीडीसाइड्स आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट डज नॉट इफेक्ट द मेन क्रॉप। इनको इस तरह से बनाया जाता है कि इनका इफेक्ट मेन क्रॉप पे ना हो, जो वीड्स हैं, जो अनवांटेड प्लांट हैं, उन पे ही इनका इफेक्ट हो। तो ये काम होता है वीडीसाइड का। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द हार्वेस्टिंग। ये काफ़ी क्या कह सकते हैं, ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग फेज फार्मर्स आर वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको दिख रहा होता है लाइक दी मेहनत, जितनी भी उन्होंने हार्ड वर्क किया, जितना भी मेहनत किया, उसका एक तरह से उन्हें फ्रूट मिल रहा होता है, उसका फल मिल रहा होता है हार्वेस्टिंग से। तो कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप, मैच्योर्ड मतलब जो क्रॉप एकदम से ग्रोथ हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। जैसे आप लोग बड़े हो जाते हो तो कहते हो मैं मैच्योर हो गया हूँ, सेम उसी तरह से जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं तब हम लोग उनको कट करते हैं। कट करने के बाद उनको गैदर करते हैं, गैदर मतलब समेट लेना। ओके। सो जब हम लोग कट करके गैदर करते हैं मैच्योर्ड क्रॉप को, इसी काम को करने को हम लोग इंग्लिश में बुलाते हैं या हार्वेस्टिंग। इस प्रोसेस का नाम क्या है, हार्वेस्टिंग। और नॉर्मली जो क्रॉप्स होते हैं उनको मैच्योर होने में 3 to 4 मंथ्स लगता है, 3 to 4 मंथ्स लगता है। और जब वो मैच्योर होते हैं तो आप ऑब्जर्व करोगे, लाइक मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ राइस। जब राइस स्टार्टिंग में देखोगे या वीट भी स्टार्टिंग देखोगे तो वो थोड़ा ग्रीनिश टेक्सचर होता है, उसका कलर ग्रीन में होता है। और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो अपना कलर चेंज करके गोल्डन येलो कलर कर लेते हैं। आप लोग ये ऑब्जर्व किए होगे खेतों में भी कभी, अगर जब कटने वाला होता है वीट का क्रॉप तो आप ऑब्जर्व करना सारे जो खेत होते हैं वो येलो गोल्डन येलो कलर के हो जाते हैं। तो यही काम है इसका। और हार्वेस्टिंग भी देखो अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक होता है मैनुअल हार्वेस्टिंग। मैनुअल हार्वेस्टिंग मतलब जब हम लोग एक लेबर है, एक पर्सन है, वो जब हार्वेस्ट करता है क्रॉप को तो उसको मैनुअल हार्वेस्टिंग कहते हैं। और मैनुअल हार्वेस्टिंग सिकल से किया जाता है। सिकल आप लोग देखे होगे घर पे भी शायद हो आपके, इसी को सिकल कहा जाता है। ये सिकल है। ओके। जिसको हम लोग मतलब सिंपली इसको यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करने से फ़ायदा ही होता है, हम लोग डायरेक्टली जो प्लांट होता है उसको एकदम ज़मीन के करीब से काटते हैं, मीन्स जो सॉइल है उसके पास से कट कर देते हैं पूरा टॉप, तो इसको सिकल से कट करना कहते हैं। और दूसरा है हार्वेस्टर, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जो बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं वहाँ पे कंबाइन हार्वेस्टर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट्स है वो आते हैं, और ये हार्वेस्टर्स का काम होता है लाइक कि एक साथ लार्ज अमाउंट में क्रॉप्स को कट कर देते हैं, लेबर का कॉस्ट बता देते हैं, प्लस ये काम जल्दी करते हैं इनका, ये लेस टाइम में अपना काम कर देते हैं। ये इनका एक बेनिफिट होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये दिखाता हूँ, इसी को कहते हैं हार्वेस्टर। जस्ट इमेजिन कितना तेज़ ये क्रॉप्स को हार्वेस्ट करेगा, लाइक एक स्पीड, इतना ज़्यादा एरिया एक साथ कवर कर लेगा और ये काफ़ी स्पीड से पूरे फील्ड को हार्वेस्ट कर देगा।
और ये देखो एक और पिक्चर है, ये एक हार्वेस्टर मशीन है। ओके, अगर आप लोग खेत में आना जाना रहता होगा तो देखा ज़रूर होगा इसको। आगे नेक्स्ट प्रोसेस है, जब हम लोग क्रॉप्स को कट करनी है तो कट करने के बाद जो क्रॉप्स हैं उनको निकालना भी तो होगा। जैसे जब वो कट करते हैं तो अपना जो उनका हे होता है, हे मतलब हिंदी में बोलूँ तो भूसा जो होता है, जब हम लोग कट करते हैं तो हे भी प्लांट के क्रॉप के साथ होता है। तो हम लोग उसको बीट करते हैं, बीटिंग आउट करते हैं, जिससे जो ग्रेन्स हैं वो हार्वेस्टेड क्रॉप से बाहर आ जाएँ। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पर अगर वीट लें तो जो वीट होता है उसके अंदर से जो गेहूँ होते हैं, वीट गेहूँ के दाने, उसको हम लोग पीट के निकालते हैं, लाइक उसको बीटिंग करना पड़ता है, ठीक है। और जो चाफ होता है उसको आउट कर देते हैं हम लोग। चाफ मीन्स जो आउटर कवरिंग होती है, लाइक अगर आप एग्जाम्पल तौर पर वीट ही लो तो वीट के दानों के बाहर जो कवरिंग होती है उसी को हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में चाफ बुलाते हैं। ओके, तो थ्रेसिंग जो प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक तरीका हो गया फीड्स ऑफ कैटल से। फीड्स ऑफ कैटल मतलब कैटल नॉर्मली होते हैं सारे, वो कैटल में आ जाता है आपका बुफेलो, काऊ, बुलॉक्स, तो ये सारे होते हैं आपके कैटल। तो इन क्या करते हैं हम लोग, जो ये क्या कहते हैं क्रॉप्स है उसको ज़मीन पे एक तरह से स्प्रेड कर देते हैं फ्लोर पे। उसके बाद बुफेलो हो गया, काऊ हो गया, वो उसके ऊपर अपना मीन्स उसके ऊपर वॉक करते हैं, रन करते हैं। और वॉक रन करने से जो क्रॉप्स के पार्टिकल्स होते हैं, जो दाने होते हैं, वो अपने इससे चाफ से सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। चाफ अलग हो जाता है और जो क्रॉप थे वो अलग हो जाता है, क्रॉप के जो ग्रेन्स थे। ओके देन नाउ वी विल लर्न अबाउट विनोइंग। विनोइंग एक प्रोसेस है थ्रेसिंग का ही। थ्रेसिंग करने के एक तरीका है जिसको कहते हैं विनोइंग। मैं आपको एक पिक दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा विनोइंग क्या होता है। इसी को विनोइंग कहते हैं। जब हम लोग क्रॉप का जो चाफ है उसको होल्ड करते हैं और तेज़ी से उसको बीट करते हैं किसी हार्ड सब्सटेंस पे, तब जो भी ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, जिनको ग्रेन कहा जाता है, वो दाने अलग हो जाते हैं और जो चाफ है वो अलग हो जाता है। और वो उसी चाफ को जब हम लोग अलग कर देते हैं तो उस चाफ का ही नाम पड़ जाता है हे, जिसको गाय यूज़ करती हैं, कैटल्स को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए यूज़ होता है। भूसा जब ये बन जाता है, हे बन जाता है। ओके, तो अगर कोई पूछे व्हाट इज़ विनोइंग, देन यू कैन मेंशन दैट सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड। मीन्स विंड के हेल्प से जब उसको हम सेपरेट करते हैं, जब हम लोग उसको बीट करते हैं तो विंड की हवा से जब बीट कर रहे हैं तो विंड उसके जो ग्रेन्स थे उसको अलग कर देता है और जो ये चाफ है उसको अलग कर देता है। ओके, देन दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ विनोइंग। आगे देखो, अब मैं आपको एक डिसएडवांटेज बताऊंगा कंबाइन हार्वेस्टर का। आप लोग सुनोगे हार्वेस्टर तो बहुत अच्छा होता है, काफ़ी फास्ट काम करता है, लेबर बचाता है, बट उसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। जो कि होता है जब हम लोग हार्वेस्टर से कट करते हैं तो हार्वेस्टर क्रॉप को टॉप से कट करता है, मतलब जो उसके ऊपर वाला पार्टिकल्स होता है उसी को कट करता है। जो नीचे के वो डंठल होती है उसको नहीं कट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हे होता है जिसको हम लोग हिंदी में भूसा कहते हैं, उसका अमाउंट कम हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग कट नहीं करेंगे, वो फील्ड पे ही लगा हुआ है, वो तो हम लोग डायरेक्ट दाने को ही निकाल दिए, ऊपर वाले टॉप मोस्ट पार्ट को निकाल दिए, तो हे की क्वांटिटी कम हो जाती है। और वो कट ओनली अपर पार्ट ऑफ द क्रॉप, मतलब क्रॉप को अपर पार्ट से कट करता है, नॉट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से कट नहीं करता है। ओके, अब होता क्या है, जब वो अपर पार्ट कट कर देता है तो ग्राउंड में लोअर पार्ट तो अभी भी लगा हुआ है, तो उस लोअर पार्ट को हटाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, उस लोअर पार्ट में आग लगा के उसको बर्न करने लगते हैं। और जो लोअर पार्ट बच जाता है, जैसे जब हार्वेस्टर ने अपर पार्ट कट कर दिया तो जो लोअर पार्ट बचा, उस लोअर पार्ट को हम लोग स्टब्स कहते हैं, ठीक है, स्टब्स। और जब स्टब्स को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो उस तरह के बर्निंग को कहते हैं स्टबल बर्निंग। और ये स्टबल बर्निंग बहुत ही हार्मफुल होता है क्योंकि इससे बहुत पोल्यूशन होता है। इससे इतना ज़्यादा धुआं निकलता है जिसकी वजह से पूरे एरिया में पोल्यूशन हो जाता है, एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि वी शुड ट्राई टू नॉट डू स्टबल बर्निंग। मैं एक पिक दिखाता हूँ। इस तरह से जो फील्ड में नीचे बचे रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो लोअर पार्ट होता है प्लांट का, उसको पूरी तरह से जला दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड स्टबल बर्निंग। ये देख सकते हो आप। ओके देन, स्टबल बर्निंग शायद आपको समझ में आ गया होगा। स्टबल बर्निंग मीन्स स्टबल को बर्न कर देना। ओके, देखिए रहा है, ये स्टबल था, इसको हमने बर्न कर दिया। ये काफ़ी हार्मफुल होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हार्वेस्ट फेस्टिवल। आप लोग को मालूम ही है, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ फेस्टिवल। इंडिया में कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो जब हार्वेस्टिंग होता है, मैंने बताया हार्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स एंड दे आर वेरी हैप्पी व्हेन द हार्वेस्ट इज़ वेरी गुड। जब हार्वेस्ट ज़्यादा होता है तो उनको मालूम है उनकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी, उनकी कमाई ज़्यादा होगी, डेट्स वाई दे सेलिब्रेट इट। तो इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में जब जब हार्वेस्टिंग वाला सीज़न आता है तो आफ्टर हार्वेस्टिंग दे सेलिब्रेट, उसको एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जैसे इफ़ वी गो डाउन टू साउथ,
तो साउथ में पोंगल मनाया जाता है आफ्टर हार्वेस्टिंग। इफ़ वी गो नियर बिहार नॉट पंजाब, सो पंजाब साइड बैसाखी मनाया जाता है। अपने नॉर्थ इंडिया में होली मनाया जाता है। इफ़ वी विल गो इन असम देन वहाँ बिहू मनाया जाता है। एक और फेस्टिवल होता है नो बन्या। इस तरह करके कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो सेलिब्रेट होते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम। सो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल एज यू ऑल नो। ये देख सकते हो आप लोग, बैसाखी सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, लोहरी सेलिब्रेशन हो रहा है, पोंगल, ओनम। ओनम केरला में मनाया जाता है। लाइक इफ़ यू डोंट नो देन ओनम इज़ सेलिब्रेटेड इन केरला। ओनम में ही अपन ने क्लास 6 में पढ़ा था कि बोट रेस होती है, बोट रेस, स्नेक बोट रेस, वेरी फेमस रेस। ओके, नाउ मूविंग ऑन द लास्ट प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मिंग में जो लास्ट स्टेप होता है वो है स्टोरेज। अब हमने सारा क्रॉप्स ग्रो कर लिया, उसका हार्वेस्ट कर लिया, सारी चीज़ें, थ्रेसिंग व्रेसिंग सब डन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू स्टोर द ग्रेन्स को स्टोर भी तो करना पड़ेगा। ओके, सो जो भी फूड ग्रेन हम लोग हार्वेस्टिंग से ऑब्टेन करते हैं, अब हम लोग उसको पहले, सबसे पहले स्टोरेज से पहले ड्राई करते हैं। क्योंकि जब हम प्लांट्स, मतलब जो क्रॉप, जो ग्रेन है, जब वो प्लांट में था वो ग्रेन, तो वो ग्रेन में कई सारा मॉइस्चर था। अगर मॉइस्चर, आई थिंक यू ऑल नो, मॉइस्चर मीन्स थोड़ा सा वाटर कंटेंट था। वाटर कंटेंट को ही मॉइस्चर कहते हैं। तो जो ये मॉइस्चर था, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो मॉइस्चर प्रोमोट करता है ग्रोथ ऑफ फंगस। जितना ज़्यादा मॉइस्चर उतना ज़्यादा फंगस का ग्रोथ होगा। तो अगर हम लोग को उस फंगस के ग्रोथ को क्या करना है, लिमिट करना है, कम करना है, तब हम लोग को सबसे पहले जो ग्रेन ऑब्टेन किया गया है आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, उसको पहले हमें ड्राई करना पड़ेगा। ओके, जब वो ड्राई हो जाता है, जैसे सनसाइन में, सनलाइट में उसको स्प्रेड कर दो, बिछा दो, तो उसके बाद वो सूख जाता है, तब हम लोग उसको स्टोर करते हैं। और स्टोर करने के लिए मेनली नॉर्मली फार्मर जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है या तो मेटल का ड्रम या तो जूट के बैग। जूट के बैग सबने देखे होंगे, जूट के बोरे बने हुए रहते हैं। और मेटल के ड्रम भी देखे होंगे, बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं जिसमें रखा जाता है। ठीक है, और आफ्टर डैट, मतलब जब हम लोग स्टोर कर देते हैं उसको मेटल के ड्रम में, तब उसमें ड्राइड नीम, सूखी हुई नीम की पत्तियाँ जो होती हैं उसको डाल दिया जाता है। इससे होता क्या है, जो पेस्ट्स होते हैं, पेस्ट मतलब जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, रैट्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, ये सारे इंसेक्ट्स इन क्रॉप से दूर रहते हैं आफ्टर स्प्रेडिंग ड्राइड नीम। आप लोगों ने घर पे देखा होगा ये सारी चीज़ें। ओके, देन मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट थिंग विच इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सरकारी, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, ये क्या करती है, ये जब फार्मर्स क्रॉप को ग्रो करते हैं तो कई सारे फार्मर्स से लार्ज स्केल, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेन्स को क्या कर लेती है, परचेज कर लेती है। और फिर इस ग्रेन को वो अपने गवर्नमेंट की जो स्कीम्स में होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में आती है। जैसे आप लोग को मालूम होगा, राशन नॉर्मली जो मतलब थोड़े से लो इनकम वाले पीपल होते हैं उनके लिए, या फिर लेस अर्निंग लोगों के लिए गवर्नमेंट की स्कीम होती है कि उनको राशन मिलेगा। तो वो राशन भी तो सरकार कहीं ना कहीं से खरीदती होगी। तो फार्मर्स से वो कई ज़्यादा, बहुत सारी अमाउंट में, लार्ज स्केल में उसको परचेज कर देती है। फिर उसी को धीरे धीरे मतलब अपनी स्कीम्स के द्वारा जनता में स्प्रेड करती है, बांट देती है। तो जब ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम होता है वही फार्मर से खरीदना क्रॉप्स को और फिर उसको स्कीम्स के द्वारा उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना आम जनता को। तो ये लोग स्टोर करते हैं गनी बैग्स में। गनी बैग्स कुछ नई चीज़ नहीं है, जो जूट के बोरे थे उन्हीं को गनी बैग कहा जाता है, जूट के बैग्स। ओके, और एक कॉन्सेप्ट है ग्रेन सिलोस का। ये काफ़ी मॉडर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है। इसके लिए क्या किया जाता है, सिर्फ ग्रेन को स्टोर करने के लिए ही बड़े बड़े गोडाउन टाइप के बनाए जाते हैं, जैसे आप इस पिक में देख पा रहे होंगे। तो ये बनाया ही गया है ग्रेन को स्टोर करने के लिए। कई सारा ग्रेन परचेज करके इसमें डाल दिया जाता है, इसमें पुट कर दिया जाता है, और इसमें ना ही कीड़े लगते हैं, ना ही रैट का कोई टेंशन है, ना ही मतलब किसी तरह का स्पॉइल होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक टिकते हैं। सरकार कोशिश करती है जितने ज़्यादा इस तरह के सिलोज बना पाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि तब वो ग्रेन्स जो होंगे वो लंबे टाइम तक चलेंगे और सरकार को बार बार परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, और ग्रेन्स जो होते हैं वो ख़राब होकर लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए ग्रेन सिलोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह मतलब जब हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम रैट। चूहे तो परेशान करके रखते हैं। ओके, सो चूहों से बचने के लिए भी हम लोग को कोई ना कोई टेक्निक का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, और सारे फार्मर अपनी तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो रैट किलर्स होते हैं उसको मतलब टाइम टू टाइम रैट किलर से स्प्रेड करना, जिससे जो रैट्स हैं उनकी वो मतलब उस रैट किलर को खा के उनकी डेथ हो जाए और वो हट जाए वहाँ से। सो इसी तरह से हम लोग का स्टोरेज वाला टॉपिक ख़त्म होता है, एंड एग्रीकल्चर का जितना पार्ट था हमने वो अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसको रिपीट करके दोबारा सुनना लेक्चर को,
प्लस अगर कोई मैं वर्ड यूज़ किया हूँ या फिर कोई कॉन्सेप्ट बताया हूँ जो आपको अच्छे से ना समझ में आया हो, सो जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप क्लास में आओगे तो क्लास में भी पूछ सकते हो, मैं क्लास में भी बता दूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लाइक आप वो तो कवर करते ही रहना। अब हम लोग फूड के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे फूड जो कि एनिमल्स से हमने ऑब्टेन होते हैं। ये सारा आप लोग मालूम है कि जो एनिमल फूड होता है वो प्रोटीन उसमें ज़्यादा पाया जाता है, उसमें फैट ज़्यादा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स मतलब होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो एनिमल फूड में कम होती है और प्लांट फूड में ज़्यादा होती है। प्लस वन थिंग इज़ मोर दैट जो एनिमल फूड है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, नॉर्मल प्लांट फूड से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ओके, नाउ इफ़ वी विल टॉक अबाउट मिल्च एनिमल, किस एनिमल्स को कहा जाता है मिल्च एनिमल, तो ऐसे एनिमल्स जो कि मिल्क देते हैं उन्हीं को मिल्च एनिमल कहते हैं। जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, कैमल हो गया, अगर आप लोग जानते हो कैमल भी मिल्क देता है। ओके, सो कैमल हो गया, ऐसे करके कई सारे एनिमल है जिनका मिल्क हम लोग यूज़ करते हैं, उस तरह के एनिमल्स को कहा जाता है मिल्च एनिमल्स। एंड नाउ देयर इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच फोकसेस ऑन रियरिंग एनिमल। रियरिंग मतलब एनिमल्स को किस तरह से हम लोग उनका केयर करेंगे, किस तरह से उनको हम लोग पालेंगे कि वो अपना मतलब बेटर हेल्थ में रहें और बेटर तरीके से जो हमें उनसे चाहिए वो दे सके। उस ब्रांच ऑफ साइंस को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिश। फिश नॉर्मली सी फूड होता है, जो सी के आसपास के लोग होते हैं मेनली वो इसको बहुत हाई अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। और मेनली इसको कंज्यूम करने का रीज़न है जो ये फ़िश होता है इसमें प्रोटीन और विटामिन बहुत ही हाई क्वांटिटी में होते हैं। और विटामिन ए तो मीन्स बहुत एक्सेस होता है इसमें, विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है फ़िश। आपने पढ़ा भी होगा अपने क्लास 6 में जो न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर थे उसमें। ओके, सो एक फ़िश होती है, बहुत फेमस फ़िश है कॉड फिश। इससे एक ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कॉड फिश से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस ऑयल का नाम है कॉड लीवर ऑयल। इसी विटामिन ए का एकदम सोर्स माना जाता है, इसमें काफ़ी विटामिन ए पाया जाता है। मैं रुको आप लोग को कॉड फिश दिखा देता हूँ। तो जो ये फिश इसने हैंड में अपने होल्ड किया है यही है कॉड फिश, ये भी कॉड फिश है। ओके, तो इस फिश का ही ऑयल मतलब बनता है इस तरह। मार्केट में अगर आप जाओगे मीन्स तो इस तरह से मिलता है, लिखा ना यहाँ पे इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। आप लोग पढ़े होंगे कोरोना टाइम में इम्यूनिटी का खूब सारा मतलब सोर्स चला था कि इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करना है अपने। सो जो ये होता है इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, ओमेगा 3 पाया जाता है, तो मतलब काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है इसको। बाय द वे ये ऑयल नहीं है, दिस इज़ नॉट ऑयल। ये जो पैकेज में डब्बे में रखा है ये ऑयल के कैप्सूल्स हैं, मतलब उसी ऑयल के कैप्सूल बना दिए गए हैं छोटे छोटे गोले, जिसको आप खाओ और मज़े करो। ओके, एंड नाउ दीज आर द मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स मीन्स ऐसे एनिमल जो कि मिल्क देते हैं, लाइक गोट, काऊ, शेप, एक और नाम मैं ऐड कर देता हूँ कैमल, और भी काफ़ी सारे होते हैं, बुफेलो। सो दीज आर द मिल्च एनिमल्स। ओके, देन फाइनली द होल चैप्टर इज ओवर, completed. Okay, completed. Now आप लोग को इसको पूरी तरह से रिवाइज करना है, मिनिमम 2 टाइम्स इस लेक्चर को देखना, 2 टाइम्स। ओके, फर्स्ट टाइम 1x पे देखना, फिर थोड़ा सा चाहो तो अपनी स्पीड बढ़ा लेना। सबको मालूम होगा वीडियो लेक्चर की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। ओके, सो 1.5x आप कर सकते हो, 2x पे भी देख सकते हो थर्ड टाइम। इस तरह आपका जो लेक्चर है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। प्लस कोशिश करना कि कोशिश नहीं करना ही करना, इसके जो नोट्स हैं उसे अपने कॉपी में बना लेना। और मेरे नोट्स को कॉपी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट मीन्ट फॉर यू। ये तो मेरे लिए था, मैं आपको पढ़ाने के लिए इसको लेके आया था। आप लोग खुद से अपनी बुक्स जो हैं उनको ऑब्जर्व करना और बुक्स के हेल्प से ही अपने नोट्स को बना लेना। बुक में आप लोग ऑब्जर्व करोगे कुछ लाइंस होती हैं जो थोड़ी डार्क होती हैं, डार्क कलर, थोड़ा सा बोल्ड कलर से लिखी होती हैं, वो लाइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनको भी अपने कॉपी में नोट कर लेना। बट इसका मतलब ये नहीं सिर्फ डार्क लाइन नोट करोगे, जब आप पूरी बुक रीड करोगे तो कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है। एंड वन थिंग मोर, जब भी आप नोट्स बनाओ, नोट्स का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जो आपको पता है वो भी लिखो। मेनली ऐसी चीज़ें नोट्स में मेंशन की जाती हैं जो आपको नहीं पता है। जस्ट इमेजिन आपको पता है कि इरिगेशन कहाँ से होता है, रिवर से होगा, कैनाल से होगा, वेल से होगा, ट्यूबवेल से होगा, डैम से होगा। सो दीज आर थिंग विच यू ऑलरेडी नो, सो नो नीड टू मेंशन इट। ऐसी चीज़ें मेंशन करना जो नहीं पता है। प्लस जो डेफिनीशंस होती हैं उसको ज़रूर नोट कर लेना। लाइक आपको पता है इरिगेशन मतलब क्या होता है, बट उसको पेपर में आप कैसे प्रेजेंट करोगे, उसके लिए तो आपको एक डेफिनेशन आनी चाहिए। तो उसके लिए आप जो ये डेफिनेशन है, लाइक इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड, इस तरह से डेफिनेशंस जितनी भी दी हैं उसको नोट कर ही लेना, क्योंकि डेफिनेशंस तो आप लोग को पेपर में डायरेक्टली आती हैं, उसको लिखना पड़ता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड।
साइनिंग ऑफ विद स्टाइल। ओके, तो ये रिवीजन कर लेना इस लेक्चर का। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।